क्लास का बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, बोर्ड के हिसाब से भी और एंट्रेंस के हिसाब से भी। मान के चलो 3-4 सवाल कम से कम जेडबलई में तो आएगा ही मिनिमम, और नीट में भी कम से कम उतना ही, 4 से 5 सवाल। तो शुरू करते हैं कहानी, ठीक है? सुनते जाओ, बहुत प्यार प्यार से पढ़ेंगे, मजे मजे में पढ़ेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। शुरू किया जाए। ऑप्टिक्स को बच्चों मेनली 2 सेक्शन में बांटा गया है। सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरे का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स बेसिकली? ऑप्टिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं बच्चों? लाइट का स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक लाइन लिख लो, ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। अगर कोई बोले कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज स्टडी ऑफ लाइट। अब देखो बात को, अब लाइट के 2 पार्ट होते हैं, इनको 2 तरह से स्टडी करने के लिए 2 अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है बच्चों। एक को नाम दिया गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक को बोला गया फिजिकल ऑप्टिक्स। यहां पे हम क्या पढ़ते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स में? फिजिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं व्हाट इज लाइट। लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? बिहेवियर ऑफ लाइट। किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं? पहले ये बताओ, जैसे मान लो किसी सिंपल एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैं इंजीनियर हूं, एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं, है ना? देख के लगता नहीं है लेकिन हूं मैं, ठीक है? तो 2 चीजें, 2 पहलू हैं मेरे। पहला पहलू क्या है मेरा, कि मैं इंजीनियर कैसे बना, मैंने इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या किया, मैंने किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई किया, उसमें क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे क्या किया, दैट इज वन एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि मैं इंजीनियर बनने के बाद क्या कर रहा हूं। समझ रहे हो बात को? एक हो गया कि अभी क्या कर रहा हूं मैं, और एक हुआ कि मैं कैसे बना, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो सेम चीज यहां अप्लाई होता है बच्चों। लाइट कैसे बना, लाइट के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, व्हाट इज लाइट बेसिकली, हम वो चीज पढ़ते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स में। फिजिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, नाम सुना होगा वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है बच्चों क्वांटम ऑप्टिक्स, या फिर क्वांटम फिजिक्स के नाम से इसको जानते हैं हम। ये थोड़े से हायर लेवल की बातें हैं, तुम पढ़ोगे जैसे जैसे आगे जाओगे, ये तो हमको पढ़ना ही है। तो इस सेक्शन में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि लाइट है क्या, लाइट कैसे बना, लाइट के क्या पार्टिकल्स हैं, और यहां हम पढ़ते हैं लाइट करता क्या है, लाइट का बिहेवियर क्या है। अब लाइट बन चुका है, लाइट के बारे में हमको पता है, अब लाइट क्या कर रहा है उसके बारे में हम यहां जानते हैं। समझ रहे हो बात को? चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो, हम कहानी बढ़ाते हैं आगे। अब धीरे धीरे कहानी को एकदम प्यार प्यार से आगे लेके चलते रहते हैं, आराम से सुनते जाने का, समझते जाने का। चैप्टर बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है चैप्टर। बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो जिस तरह से मैं सिखाऊं उसी तरह से अप्लाई करना है, ठीक है? और थोड़ा सा फॉर्मूला बेस भी बोल सकते हो, आगे जाके कुछ फॉर्मूले आएंगे, वो फॉर्मूले आपको यूज करने होते हैं, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो वो सब तुम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं कहानी। इसको ड्रॉ कर लो, और उसके बाद सबसे पहले हेडिंग लगाओ सोर्स। कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, उनको लिखते चलते हैं हम। सोर्स, इसको ड्रॉ करो पहले। तो हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बच्चों। हमारा जो सेगमेंट है दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर ऑफ लाइट, कि लाइट क्या करता है। लाइट क्या है उसके बारे में बाद में पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। हम पढ़ने वाले हैं इसका बिहेवियर, ठीक है ना? क्वांटम फिजिक्स बच्चे, ये फिजिक्स का एक अलग सेगमेंट है, थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे तुम लोग हायर क्लासेस में। इसके ऊपर पूरा का पूरा पीएचडी करने वाले हो तुम लोग अगर फिजिक्स लिया तो। क्वांटम फिजिक्स के नाम से इसको जानते हैं। तो हम पढ़ेंगे लाइट का बिहेवियर, बिल्कुल वैसे ही है जैसे लड़की पटाने के पहले का मेहनत क्या है और बाद में लड़की का बिहेवियर क्या है पटने के बाद, है ना? चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले सोर्स, ये बताओ सोर्स क्या है बच्चे? अरे रुक जाओ। सोर्स मतलब जहां से लाइट निकलता है। तो सबसे पहले बताओ सोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? पढ़ा होगा तुमने ये सब, अगर पता हो तो बताते जाना। सोर्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों, कौन कौन से? अरे पॉइंट एक्सटेंडेड उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, नाम सुने हो?
ल्यूमिनस सोर्स और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस सोर्स किसको बोलते हैं बच्चों? जिसके पास, हाँ, जिसके पास अपना खुद का लाइट हो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस सोर्स। और नॉन ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? जो धोखा देता है, जिसका अपना खुद का लाइट नहीं है लेकिन फिर भी बिहेव करता है कि देखो मेरे अंदर से लाइट निकल रहा है। ठीक है, यानी कि ये दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करके शो करता है कि मैं भी एक सोर्स हूं लाइट का, लेकिन ये जो है ये प्योर है, ओरिजिनल है, ये बोलता है कि मेरे पास खुद का लाइट है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले लिखो ल्यूमिनस सोर्स में, एक एक लाइन लिखते जाओ। ल्यूमिनस सोर्स में लिखो, ल्यूमिनस को ज्यादा बढ़िया होगा तुम सेल्फ ल्यूमिनस लिख लो तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स, उसमें लिखो द सोर्सेस which have light of their own, the sources which have light of their own, the sources which have light of their own, जिनका अपना खुद का लाइट हो। एग्जाम्पल बोलो बच्चों, कौन कौन हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सन, ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, ये सारे के सारे वो सोर्स हैं एटसेट्रा जिनका खुद का लाइट है, ये किसी और के लाइट के मोहताज नहीं है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नॉन ल्यूमिनस में लिखें एक लाइन, नॉन ल्यूमिनस में लिखो सोर्सेस which do not have, sources which do not have light of their own, sources which do not have light of their own but acts as a light source, sources which do not have light of their own but act as source of light, but act as source of light by reflecting, but act as source of light by reflecting the light received from other sources, by reflecting the light received from other sources, by reflecting the light received from other sources। सबने लिख लिया? बोलो इसके एग्जाम्पल बोलो बच्चों, क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल? मून, बहुत बढ़िया। और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग, मतलब टेबल, बुक, तुम खुद भी, ह्यूमन बॉडी, एनीथिंग, सब कुछ। यानी कि सब, इन सब के पास अपना कोई लाइट नहीं, ये सब दूसरे का लाइट लेके रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, दुनिया में। और दुनिया वालों को लगता है कि वाह कितना बढ़िया। जैसे चांद, दुनिया का सबसे बड़ा छूट है चांद, इसने सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया लोगों को। दुनिया भर का मूवी, शायरी, गाने बन चुके हैं उसके ऊपर, चांद की चांदनी, चांद की चांदनी, है कि नहीं? चांदनी चांद की है क्या? नहीं है। चांदनी किसकी है एक्चुअल में? है सूरज की। लेकिन दुनिया वाले बेवकूफ बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस, जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं हो बट ये एक्ट करते हैं कि हाँ हम भी लाइट सोर्स हैं, किसी दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करके। उसके बाद आता है बच्चों, हेडिंग लगाओ मीडियम। मीडियम कितने तरह के होते हैं दुनिया में बताओ? ये तो पता होगा। अरे बच्चों वाले डेफिनेशन लिखा रहा हूं मैं। एक पूरा होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम, सुना है? ट्रांसपेरेंट। दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसलूसेंट, बहुत बढ़िया। फिर ओपेक मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब ग्लास स्लैब, जिसके अंदर से 100% पास हो जाए। हाँ बिल्कुल, लिखते जाओ एक एक लाइन। लाइट पासेस 100%। इसमें लिख लेना सम पार्ट ओनली, और इसमें लिख लेना 0%। इसमें कुछ भी पास ना हो। ओपेक मीडियम का एग्जांपल आयरन रॉड, आयरन डोर, टेबल, ऐसे लिख सकते हो इसके एग्जांपल में।
टेबल, आयरन डोर एटसेट्रा। ट्रांसलूसेंट में क्या क्या लिख सकते हो बच्चों? ट्रांसलूसेंट में पेपर, पेपर के देखते हो आर पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। हाँ, प्रिज्म हो गया, पेपर हो गया। पेपर के ऊपर तेल लगा दो तो थोड़ा साफ साफ थोड़ा 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 दिखाई देने लग जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में वो आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा ग्लास, प्योर ग्लास। तो ये 3 तरह के मीडियम होते हैं दुनिया में। 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है। लिखते जाओ। शुरू में कुछ पार्ट तो डेफिनेशन का है। थोड़ी देर में मैं आपको बहुत गहराई में लेके जाने वाला हूं। अभी मैं आपको बस ऐसे ही मजा दे रहा हूं, ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें बता के। थोड़ी देर बाद बहुत गहराई में जाने वाले हो आप। मीडियम के बाद बच्चों रे। रे, व्हाट इज रे? व्हाट इज रे? अच्छा, लाइट कैसे पाथ में ट्रेवल करता है? कैसा एज्यूम किया गया है कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिखो रे में, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके अलोंग लाइट मूव करता है, इसको बोलते हैं बच्चों रे। समझ रहे हो? तो इसमें डेफिनेशन में एक लाइन आप लिखो, लिखते जाओ। द स्ट्रेट लाइन पाथ along which the light travels in a homogeneous medium। ये भी लिख लेना, homogeneous medium की बात कर रहे हैं, heterogeneous की नहीं। The straight line path along which the light travels in a homogeneous medium is called a ray। The straight line path along which the light travels in a homogeneous medium is called a ray। अरे नहीं, वो बोलने वाला अरे नहीं, अरे इधर सुन। दूसरा होता है बच्चों बीम। व्हाट इज बीम? बंच ऑफ रेज, बहुत सारे रेज को एक साथ ले लो, ठीक है। बहुत सारे रेज को 10 15 20 रे मान लो एक साथ जा रहा है, दैट इज नोन एज बीम। अब बीम जो होता है बच्चों 3 तरह का होता है। पहले तो इसमें एक लाइन लिख लो, बंच ऑफ रेज इज नोन एज बीम। बंच ऑफ रेज, जैसे ये हो गया, बहुत सारे रे एक साथ जा रहे हैं तो इनको नाम दे दिया बीम। अब ये कैसे जा रहे हैं? सारे के सारे रे देखो पैरेलल जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, पैरेलल। तो इनको बोलते हैं बच्चों पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। और कैसे बीम हो सकते हैं? मान लो ऐसे रे जा रहा हो, ऐसे, तो ये क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम। और एक होता है जिसमें डाइवर्ज हो जाए, ऐसा, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो बीम भी बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कहानी शुरू करेंगे हम लोग प्लेन मिरर के साथ, ठीक है ना। हालांकि प्लेन मिरर तुम्हारे 12th में नहीं है, मैं पहले बता दूं, एनसीईआरटी में तुमको सवाल नहीं मिलेगा, बट एचसी वर्मा में जरूर है प्लेन मिरर का सवाल। तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत मजेदार सवाल आता है और एंट्रेंस में बिल्कुल सवाल पूछा जाता है। चलिए, तो उससे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लिखते जाओ, हेडिंग लगाओ। वही पुरानी बातें लिखाऊंगा, कुछ नई बात नहीं है। रिफ्लेक्शन भी 2 तरह का होता है बच्चों, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को बोलते हैं इर्रेगुलर, या फिर इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर मतलब रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन
अरे अकर्स ऑन रेगुलर सरफेस बच्चे, बहुत सिंपल 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 डेफिनेशन लिखो, रेगुलर सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस बोल दो, और दिस इज फॉर इररेगुलर सरफेस। हालांकि हम बात रेगुलर सरफेस की ही करने वाले हैं, स्मूथ सरफेस की, जिसके लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सबको पता होगा, कितने होते हैं? हाँ भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले पुरानी बातों को फटाफट फटाफट खत्म कर लिया जाए। एक सरफेस लिया, ठीक है, यहां पे कोई इंसिडेंट रे आया, आने वाली रे जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और यहां पे हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल, यानी कि इसके परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। और नॉर्मल के साथ जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लो चला गया इधर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल। And the angle made by normal and angle between normal and reflected ray, this is R। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो लिख लेना ये भी कहीं साइड में, I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, एंड R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ जी, तो पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है बच्चों कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, और साथ ही ये तीनों एक प्लेन में लाई करेगा। समझ रहे हो? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन, हमेशा किसी एक प्लेन में लाई करेगा। तो नीचे लिखो पहला लॉ में, फर्स्ट लॉ, इसको डायग्राम बना लो पहले। पहले लॉ में लिखें, बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। बोलो, लिखो द इंसिडेंट रे, फर्स्ट पॉइंट में लिखो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the reflecting surface meet at same point and they lie in same plane. Incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface meet at the same point and they lie on the same plane. And they lie on the same plane. They lie on the same plane. लिख लिया? They lie on the same plane. सेकेंड पॉइंट में लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस I and angle of reflection R are equal. Angle of incidence and angle of reflection are equal, यानी कि I equal to R. Angle of incidence and angle of reflection are equal. दो ही लॉ है बच्चे, ज्यादा लॉ नहीं है। नीचे नोट डाल के एक बात जरूर लिखना है हमें, हाँ जी लिखो, नोट डाल के लिखो, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
the laws of reflection are valid for any smooth reflecting surface. The laws of reflection are valid for any smooth reflecting surface. For any smooth reflecting surface irrespective of its geometry. For any smooth reflecting surface irrespective of its geometry. Irrespective of its geometry, यानी कि किसी भी स्मूथ सरफेस के लिए वैलिड है, कोई जरूरी नहीं है कि प्लेन सरफेस ही हो, सरफेस ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ऐसा सरफेस भी हो सकता है। अगर बोला कि मान लो कि इस पॉइंट पे एक रिफ्लेक्टिंग एक इंसिडेंट रे आया ऐसे, तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना। और कभी भी कर्व स्मूथ सरफेस आ जाए तो नॉर्मल डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करते हैं बच्चों, सबसे पहले वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं हम उस पॉइंट पे? टेंजेंट। तो सबसे पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करो और अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो उसी पॉइंट पे। तो ये हो गया बच्चों नॉर्मल, यानी कि ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, अब ये वाला एंगल आई है तो इतने एंगल पे ये लाइट इधर चला जाएगा, ये भी एंगल आई होगा। कोई जरूरी नहीं हो सरफेस ऐसा होगा, सरफेस ऐसा भी हो सकता है। यहां पे मान लो एक रे आया, इंसिडेंट रे, तो आपको इस पॉइंट पे सबसे पहले ड्रॉ करना है टेंजेंट, एक लाइन जो उसको छूता हुआ चला जाए, और फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, दैट इज नॉर्मल। और ये नॉर्मल बनाया तो ये हो गया बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतने ही एंगल पे रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज अगेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई। ठीक है ना? सर्कुलर आ सकता है, सर्कुलर सरफेस, ऐसा स्फेयर टाइप का कुछ, मान लो कि इसका सेंटर यहां पे, ठीक, इस पे मान लो यहां पे आया एक रे, ऐसे रिफ्लेक्ट, ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुआ एक रे। अब एक बात हमेशा याद रखना कि सर्कल में चाहे स्फेयर में जो भी नॉर्मल होता है बच्चों, वो कहां से पास करता है? सेंटर से। कहां से पास करता है? सेंटर से। यानी कि अगर तुम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट ऐसा होगा, और जब इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो हमेशा ख्याल रहे जितना भी नॉर्मल होगा वो सारा का सारा सर्कल के या फिर स्फेयर के सेंटर से पास करेगा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये चला गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसे आ गया कोई रे तो फटाफट यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे अपन। नॉर्मल हमें पता है कि सेंटर से पास करेगा, तो ये सेंटर से चला गया नॉर्मल, और ये चला गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रहा है? ड्रॉ करते जाओ। तो किसी भी स्मूथ सरफेस के लिए ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस वैलिड है, बस वहां पे नॉर्मल सही से आपको ड्रॉ करना है। कर्व सरफेस है तो सबसे पहले वहां टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो जो कि नॉर्मल होगा, और फिर वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाली कहानी नोट करते जाएं हमेशा। यस यस, वही एक ही बात है बच्चे, घुमा फिरा के एक ही चीज निकल के आता है, इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो। एक सवाल दूं? लिखो लिखो। तुम लोग सब इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल का भी कोई है इसमें? मेडिकल वाले एक बार आवाज दो, कोई है क्या? कोई नहीं है, सब इंजीनियरिंग, बाप रे, बढ़िया। अच्छा है, अच्छा एक है। क्या नाम है तुम्हारा? सर जुनाकी या मैडम जुनाकी? सर जुनाकी। तुम भी है, तुम्हारा क्या नाम है? सर प्रेरणा, बढ़िया नाम है, जुनाकी प्रेरणा। और कोई मेडिकल का? बस, चलो बढ़िया है, कोई नहीं। मेडिकल वालों घबराना मत, कभी अगर टफ सवाल ले लूं तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना? अपना लेवल स्ट्रांग रखना है, बिल्कुल बेसिक से लेके बहुत ऊपर तक चलेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे क्लास में HC वर्मा सारा सॉल्व कर देने का, इसलिए डरना मत, एकदम बेसिक से चलेंगे। कुछ हाई फाई चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं, जो बेसिक है वही पढ़ाऊंगा। चलिए, और जहां नहीं समझ में आए बिल्कुल बेशर्मी के साथ बता देना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा।
मैं खुद ही बेशर्म आदमी हूं, मिटा दूं क्या? चलो मिटाऊंगा बाद में। एक सवाल लिखता हूं मैं। एक ऐसे सर्कुलर सरफेस है, मान लो इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस कुछ आर दिया हुआ है, आर इज रेडियस। सवाल ये है कि एक रे इधर से आया, इंसिडेंट रे, ठीक है, और इधर से आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे इधर चला गया। सवाल समझ में आ रहा है? डायग्राम, एक इंसिडेंट रे आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल आया और वर्टिकल हो गया। आपको बताना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था। सवाल लिख लो, पहले डायग्राम बनाओ, पहले ये डायग्राम बनाओ, उसके बाद मैं सवाल लिखाता हूं। बोलूं? इफ द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। यानी कि जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। इफ रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। बताओ तो जरा। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे। कोई बोलेगा आंसर? एनीवन? हाँ जी, कोई बोलेगा आंसर? कोई नहीं बोलेगा सर, कोई नहीं बोलेगा। बहुत बढ़िया बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा? कस्तूरी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे देखो इधर गधों, तुम लोग भी देखो। हमें पता है कि यहां पे जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा? क्या सेंटर से पास कर जाएगा? तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया? क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया? क्या पहले दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 था? 90 था। अब ये दो पार्ट में बटेगा तो क्या ये 45 होगा? क्या ये भी 45 होगा? बोलो ना। अगर ये 45 तो क्या ये भी 45 होगा? क्या ये आर है? तो क्या ये वाला जो होगा, ये वाला, इसका कॉस कंपोनेंट यहां से यहां तक, क्या ये आर कॉस थीटा होगा? चलो इसको एक्स अगर बोल दूं, एक्स, और ये इसका वाई कंपोनेंट यहां से यहां तक, अगर इसको वाई बोल दूं, तो क्या जो एक्स होगा वो आर कॉस थीटा यानी कि आर कॉस 45 के बराबर होगा? और क्या जो वाई होगा वो आर साइन 45 के बराबर होगा? कंपोनेंट तोड़ना तो आता होगा। तो x का वैल्यू आ गया r/√2, cos 45 इज 1/√2, और y का वैल्यू भी आ गया r/√2। लेकिन मजे वाली बात क्या है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड क्वाड्रेंट में। x निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? निगेटिव होता है। यानी कि ये जो x हमने लेंथ निकाला है इसके साथ एक माइनस साइन लगा दो तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -r/√2 और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि r/√2। दिस इज आंसर। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, किसी को कोई दिक्कत? पहले ही सवाल में कोमा में मत चले जाओ, अभी तो समुंदर पार करना है। आगे बढ़ूं?
चलो चलते हैं प्लेन मिरर के पास। हेडिंग लगाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इसको मिटा दूं, देवियों देवताओं मिटा दूं इसको। चलो आ जाओ, इमेज कैसे बनाते हैं। इमेज बनाते हैं हम रिफ्लेक्शन से। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिखाई देता है बच्चों, वो किसी दो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से दिखाई देता है। समझ रहे हो? हमारे आंखों में जो रेज रिसीव होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से जब पास होती हैं तो कम से कम दो रे चाहिए होता है उसको दिखाई देने के लिए। जैसे मेरे सामने ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहां से दो रे कम से कम निकल के, हालांकि निकल बहुत सारा रहा है, इससे दो रे कम से कम निकल के आके मेरे आंखों पे आ रहा है और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो कैसे बनाते हैं? जैसे एक प्लेन मिरर ले लिया हमने, ऐसा ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना। एक साइड इसका बंद कर दिया है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लो इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे किसी डिस्टेंस d पे, दिस इज ऑब्जेक्ट O। तो हम क्या करते हैं, कम से कम दो रे लेते हैं। रे डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में बार बार एक ही चीज जो तुमको परेशान करेगा वो है रे डायग्राम। तो बनाने का एकदम आदत डाल लो, कम से कम दो रे लेना इमेज बनाने के लिए। तो अगर इसका इमेज बनाना है तो सबसे आसान होता है कि एक रे यहां से निकला और यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। समझ रहे हो? दूसरा होता है कोई दूसरा एक रे उठा लो, कोई भी, बहुत सारा यहां से रे निकलेगा, दुनिया भर का हजारों लाखों रे निकल रहा होगा। तो एक रे और उठा लिया, ये गया यहां पे। अब क्या करना है, यहां पे नॉर्मल, तो ये रहा सरफेस का नॉर्मल, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया ये। अब क्या हुआ, इधर मेरी आंखें देखो, एक रे ये आया और एक रे ये आया, इधर मेरी आंखें हैं यहां पे, ठीक है, यहां पे मेरा आंख है। तो मुझे क्या, ये दो रे रिसीव हुआ, तो मैं जब देखूंगा तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई देगा बच्चों। इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ये गया इधर और ये गया इधर, और ये दोनों जहां जाके इंटरसेक्ट किया तो मुझे दिखाई देगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। बात समझ में आ रहा है बात? और भी बहुत सारे रे उठा सकते हो, ऊपर क्यों, नीचे भी चले जाओ, यहां से एक रे ले लो, ऐसे लिया। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना इस सरफेस पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये रे गया, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला जाएगा। वापस इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये रहा पॉइंट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का बन जाएगा इमेज। तो बहुत सारे रे जाएंगे, तुमको कम से कम दो उठाना है। चाहो तो इसको उठा लो, चाहे तो इसको उठा लो, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी दो उठाओ। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनता है, इमेज भी बनता है। अच्छा, ये जो इमेज बना मिरर के पीछे बना या मिरर के अंदर बना? अबे मिरर के पीछे बनेगा तो दिखेगा कैसे, सामने तो मिरर है मेरे। मिरर के अंदर बना। कहां बना? मिरर के अंदर। एक्चुअल लैंग्वेज ये होगा कि मिरर के अंदर। हम बोल देते हैं पीछे की तरफ बन रहा है, अलग बात है, लेकिन हालांकि मिरर के पीछे बनेगा तो दिखेगा थोड़ी हमको, ये मिरर के अंदर बनता है। और मजे वाली बात, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। दूसरी बात, सब कुछ लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। और तीसरी खास बात है कि इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो हमेशा मिरर के क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आया? सुनते जाओ, अभी कुछ मत लिखना। मान लो मिरर ऐसा होता और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा होता, क्या तुम इसका इमेज बना सकते थे इस मिरर में? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सर, हम कुछ भी बना सकते हैं, अब टेंशन मत लो। हमें दो रे लेना है। चलो यहां से दो रे निकालो। मान लो कि एक रे निकला ये, ठीक, इस पे इंसिडेंट हुआ मिरर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करना। मिरर पे यानी कि इस सरफेस पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर चला गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक और उठाओ। मान लो कि एक रे यहां से गया इधर, ये गया, यहां पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल इस वाले मिरर पे, इस पॉइंट पे, और ये जितने पे आया था इसको हमने उतने पे भेज दिया, ये गया।
अब इधर हमारी आंखें हैं, इन आंखों को क्या दिखाई देगा, इन आंखों को दिखाई देगा इन दोनों रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया हमने, तो हमें दिखाई देगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये। यानी कि अब सोचो अगर ये मिरर था, मिरर हालांकि उतना ही था, ये ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज बना यहां पे, और ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन दिख रहा है, अभी भी मिरर के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा यहां पे। अरे समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल बताता हूं, चलो ये मिरर है, एकदम रे डायग्राम में एक्सपर्ट बनना है तुमको, यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, चलो देखते जाना। एक रे निकला सर, हमें दो रे लेना है, एक रे निकला यहां पहुंचा, यहां पे नॉर्मल, याद रहे ज्योमेट्री हाथ से बना रहे हैं लेकिन थोड़ा परफेक्शन चाहिए, तो पहले ये बनाने के बाद नॉर्मल ड्रॉ करें, और ये जितने एंगल पे आया है अंदाज से उतने एंगल पे एक रिफ्लेक्टेड रे को भेज दिया, पहला काम हो गया। एक रे और निकाला, तुम्हारी मर्जी है कहीं भी ले जाओ पूरे मिरर पे, ये गया, यहां पे ड्रॉ किया नॉर्मल, और ये जितने एंगल पे आया था अंदाज से उतने एंगल पे हमने एक रिफ्लेक्टेड रे को भेज दिया, ये गया। और अब इधर हमारी आंखें कहीं हैं तो उनको क्या दिखेगा, इन दोनों को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, इन दोनों रेज को, तो हमने देखा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यहां कहीं आया, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट था तो ये बन गया इसका इमेज। अरे समझ में आ रहा है बात? चलो बनाओ, बढ़िया से बनाना, थोड़ा प्यार से, समझ में आए कि तुम क्या बना रहे हो। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा एग्जाम्पल है, बनाओ तो अच्छे से। यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख के लगता है क्या गंदा आकुड़ माकुड़ क्या बना रहा हूं मैं, लाइन वाइन खींचे जा रहा हूं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बनाओगे तो बहुत आसान है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ख्याल रखना है बस, बहुत सिंपल चीज है। खुद से बनाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हो गर्मी, बहुत गर्मी है। तुम लोग तो एसी में बैठा होगा, तुम लोग क्या टेंशन है। एसी नहीं है क्या घर में? गरीब आदमी बेचारा, मेरे जैसा ही है तो कोई नहीं। घर हर मैदान फतेह। रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे 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 इंपॉर्टेंट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा सिमिलर ट्रायंगल्स को अप्लाई करना। दो सिमिलर ट्रायंगल दे दिया जाए तो कंडीशन लगाया जा सकता है, देखो कैसे लगाते हैं। खुद से बनाओ, बनाना आना चाहिए सबको, ये नहीं आया तो फिर ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगा बच्चों, मैं बता देता हूं, इसके बिना बेकार है। मतलब आएगा, प्लेन मिरर समझ में नहीं आएगा, प्लेन मिरर और कर्व मिरर, पूरा का पूरा खेल रे डायग्राम का। और यहां तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है बच्चे, कर्व मिरर में तो चलो फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करते रहो, खुश रहो। यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, एकदम प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए हो गया होगा आई थिंक सो। अच्छा ठीक है, आराम से बनाओ बच्चे, पूरा दिन है अपने पास, लाहे लाहे एकदम। हो जाए तो बता देना मुझे।
सबका हो गया? देवियों हो गया क्या? हो गया, 1 सेकंड मिटा दूं? वाह, 1 सेकंड बोल के 1 सेकंड ही लिया तू तो। हाँ जी, चलिए पढ़ते हैं आगे। जिसका नहीं हो बोलना, शर्माना मत, मैं रुक जाऊंगा थोड़ा और, रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। और भी कहानी हो सकता है बच्चों। अब इतना तो समझ में आ गया सर कि अगर ये मिरर है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, तो हम रे डायग्राम बिना बताए भी बता सकते थे कि इसका इमेज कहीं यहां बनेगा, है कि नहीं बच्चों? यानी कि कुल मिला के बात ये कि अगर ये d डिस्टेंस पे है यहां से, तो ये भी d डिस्टेंस पे बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि मिरर और ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला लाइन हमेशा आपस में कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करो, नोट डाल के 2 बातें लिख लो, तुम नोट डालो और पॉइंट्स लिख लो। पहला पॉइंट लिखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आर इक्वल। Distance of object and distance of image from the mirror are equal. Distance of object and distance of image from the mirror are equal. सेकेंड पॉइंट में लिखो, the mirror is always perpendicular. The mirror is always perpendicular. The mirror is always perpendicular to the line joining. The mirror is always perpendicular to the line joining. Mirror is always perpendicular to the line joining of object and image. The mirror is always perpendicular to the line joining of object and image. Mirror is always perpendicular to the line joining of object and image. लिख लिया बच्चों? अच्छा, मान लो थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, अगर कहानी में ऐसा ऑब्जेक्ट होता ए बी, पूछता कि बताओ इसका इमेज कैसा बनेगा, तो तुमको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक नीचे वाला पॉइंट देख लो, एक ऊपर वाला पॉइंट देख लो। हमें पता है कि नीचे वाले पॉइंट का इमेज सर यहां कहीं बन जाएगा, और ऊपर वाले पॉइंट का इमेज सर यहां कहीं बन जाएगा। तो ये हो गया इसका इमेज। इसको ए डैश बी डैश अगर बोल दो तो ये इसका इमेज बन गया। वैसे ही अगर सिचुएशन होता ऐसा कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता ए बी, तो इसका इमेज कैसा बनता बच्चों? ए का बात करें सर इस वाले पॉइंट का, तो इसका इमेज इतने ही डिस्टेंस पे यहां कहीं ए डैश। और इस वाले पॉइंट की अगर बात करें तो एक रे खींच लो, ए रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मान लो ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो इधर कहीं दिस इज बी डैश, तो इन दोनों को मिला दो, ये बन गया इसका इमेज। समझ रहे हो बात? तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे उसका इमेज, और बाकी इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिला दो, तो सारे पॉइंट को मिलाने की जरूरत नहीं है, आपका इमेज मिल जाएगा। चलिए, ये तो हुई इमेज बनाने की बात कि इमेज बनाएंगे कैसे। अब सवाल आता है कि जब इमेज बन गया तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। एक सवाल उठाते हैं बढ़िया वाला, फिर मजा आएगा। अच्छा, बढ़िया वाला सवाल उठाने से पहले एक और चीज बता दूं। फील्ड ऑफ व्यू नाम सुने हो? फील्ड ऑफ व्यू, दिखाई देने वाला एरिया, अगर हिंदी में बोला जाए तो दिखाई देने वाला एरिया। जैसे किसी ने बोला कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है इसके सामने, मान लो ये मिरर है, हाँ, और इधर कोई आदमी इसको देख रहा है, इधर से कोई आदमी इसके इमेज को देखना चाह रहा है, तो बोला कि बताओ कितने एरिया में वो खड़ा हो ताकि उसको इसका इमेज दिख जाए। तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्शन लो। समझ रहे हो बात?
यानी कि ये वाला एक पॉइंट ले लो, सबसे लास्ट वाला, और एक ये वाला पॉइंट ले लो। जब इस पॉइंट पे मान लो कोई रे गया, देखना ध्यान से, टेढ़ा मत हो भाई, सीधा सीधा हो जा। इस वाले पॉइंट पे कोई रे गया, एकदम एक्सट्रीम ऊपर वाले पॉइंट पे, ये गया इंसिडेंट रे, ये रहा यहां पे नॉर्मल, ये रहा यहां पे नॉर्मल, और ये चला गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और दूसरा जो रे लोगे तुम दूसरे वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे, यानी कि यहां पे गया, और यहां पे फिर से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये रे रिफ्लेक्ट होके इधर कहीं आ गया, ठीक। तो इन दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो खैर आपको इमेज तो मिल ही जाएगा, इधर कहीं ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होगा। तो ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये यहां से लेके यहां तक, अरे देख रहे हो, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि इस वाले रीजन में कोई आदमी खड़ा रहेगा तो उसको इमेज दिखाई देगा, अगर इसके बाहर चला गया तो दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। अब मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता, सुनते जाओ अभी, लिखना मत कुछ भी, सुन लो पहले फील्ड ऑफ व्यू के बारे में, 2 पॉइंट है, दोनों कहानी सुन लो। मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है अपने सामने, ये जगह कम तो नहीं पड़ेगा ना, पढ़ना तो नहीं चाहिए, ये मिरर, छोटा मिरर लेते हैं, और यहां पे है ऑब्जेक्ट, सपोज ये ए है, ये बी है। अब इसमें 3 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल बोलेगा बताओ ए का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। ध्यान से देखना, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए का फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रे लिया इस वाले एंड पे, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और ये रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों, इधर चला गया। एक हमने ए से लिया इस वाले एंड पे, यहां पे हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, बोर्ड पे ध्यान रखें सब लोग, और ये चला गया इधर। तो ये जो निकल के आया, ये किसका फील्ड ऑफ व्यू है बच्चों? ये इस वाले पॉइंट का, दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए का है ये। अच्छा, किसी ने बोला बी का, तो बी से फिर से वही काम, यहां से एक रे लिया, और ये रिफ्लेक्ट होके इधर चला आया, ये गया और ये इधर आ गया। इस वाले एंड पे जाऊं तो इधर गया, और ये वाला नॉर्मल था बच्चों, तो इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, तो मान लो कहीं इधर चला आया, इधर चला आया, ठीक। तो ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, कौन सा सर, कौन सा, यहां से लेके यहां तक, ये किसका है बच्चों? बी का। अब तुमको बोले कि ए बी का फील्ड ऑफ व्यू कौन सा है, बताओ, वो कौन सा रीजन है जिसमें ए बी दिखाई देगा पूरा पूरा, जहां दोनों का कॉमन है। अरे सिंपल सी बात है, वो रीजन जहां पे ए भी दिखाई दे रहा हो और बी भी दिखाई दे रहा हो, कौन सा रीजन है वो? क्या ये वाला? क्या तुम लोग देख के फील कर पा रहे हो? पक्का? तो ये वाला जो रीजन है, दोनों का कॉमन रीजन, यहां से लेके यहां तक। हालांकि मेरे पास कलरफुल मार्कर होता तो मैं ज्यादा अच्छा से डायग्राम बनाता, बट तुम लोग समझदार हो। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए बी, यानी कि ये वो रीजन है जिसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा हमको। समझ में आया बात? तो मिरर के एंड में हमेशा जब भी फील्ड ऑफ व्यू कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट से 2 रे निकालो, एक एक्सट्रीम ऊपर वाले पे, एक एक्सट्रीम नीचे वाले पे, ठीक है बच्चे। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज मिलेगा वही वाला व्यू, वही वाला जो एरिया होता है, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। चलो बढ़िया से डायग्राम बनाना इसका, साफ सुथरा। मेरा बोर्ड छोटा है और मार्कर भी मेरे पास सिर्फ ब्लैक है, उसका भी इंक खत्म हो रहा है। कोई मुझे इंक सप्लाई कर सकता है क्या? ओ यार इंक, यार आखिरी बोतल ये भी खत्म हो गया आज तो, कैसे होगा पता नहीं कल से। अच्छे से डायग्राम बनाओ, साफ सुथरा एकदम, बड़े बड़े एक पेज में एक डायग्राम बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गंदा मत कर देना, नहीं तो फ्यूचर में फिर समझ में नहीं आएगा। 2 महीने बाद उल्टोगे तो लगेगा अबे क्या लाइन लाइन खींच के रखा है बे। जाने क्या चाहे मन मावरा, अखियन मेरे।
हाँ बच्चे, ये तो ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है ना, ये तो वो तो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि स्क्रीन कहां पे लगा रहा है, समझ रहे हो? वो डिस्टेंस दे देगा, तुम टेंशन मत लो कि यहां से कितने डिस्टेंस बाद तुमको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए वो डिस्टेंस या फिर स्क्रीन लगा के दे देगा तुमको, मिरर से इतने डिस्टेंस पे, ठीक है? तो वो सवाल का हेडक है, वो हमारा हेडक नहीं है। बस बस बस, अगला अगला मैं उसी पे आ रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन ही ले रहा हूं, टेंशन मत लो, मजेदार सवाल लेने वाला हूं मैं। तुम फील्ड ऑफ व्यू बनाना सीख लो, बाकी तुम सवाल देखो। सघन अचल सराबोर होवे, हो जाए तो बता देना, बैठ जाता हूँ, चलो मन करे तो बोल दो, सो भी जाता हूँ मैं। ऐसे भी दिन भर करता क्या हूँ मैं, उठता हूँ, पढ़ाता हूँ, 1-2 घंटे दौड़ने चला जाता हूँ पहाड़ पे, फिर आके सो जाता हूँ। हाँ पीछे मेरे पहाड़ है ना बच्चे, तो उधर लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन ने तो भाई क्या बताऊं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई 5 महीने होने वाले हैं। 5 महीने से ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या मज़ेदार ज़िंदगी जिया है ना हमने इस साल। तुम लोग बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब कि हाँ किसी 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 का हुआ था, किसी किसी का हुआ था, कॉटन का नहीं हुआ था। हाँ बच्चे, सितंबर चला गया, लकी नहीं है बे, खराब है सेशन लेट, ये लोग बिना बिना चाहे ड्रॉप दे दिया, 1 साल तो ऐसे ही लेट हो गया ये लोग। अगले साल कंपटीशन बढ़ जाएगा, इस साल वाला भी एग्जाम देने लग जाएगा। मिटाऊं क्या? देवियों हो गया? ओके चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल देखिए, प्यार प्यार से एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल उठाते हैं। कौन सा सवाल उठाऊं सबसे पहले मैं, ये उठाते हैं। ये सवाल पूछा गया था बट्टो आईआईटी 2003 में, बहुत सिंपल सवाल है, आईआईटी के नाम से डरो मत। उसने बोला कि एक मिरर है, मिरर है एक, और मिरर का लेंथ दिया है 12, 12 लेंथ का मिरर है, ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट, और यहां से फिर डी डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट से डी डिस्टेंस इधर की तरफ एक स्क्रीन लगाया हुआ है, स्क्रीन लगाया हुआ है। ये मिड पॉइंट है, ख्याल रहे, अगर चाहो तो यहां से एल बना लो, ये एल है, इससे पता लगेगा कि ये मिड पॉइंट है। डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वहां से डी डिस्टेंस पीछे हमने एक स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद इसका नाम दे दिया है ए और बी मान लो, या फिर ऐसे चलो सिंपल सवाल लिखो, लैंग्वेज लिखा देता हूं, कितना डायग्राम बनाओगे, ये पहले बनाओ। बोलूं? तुम लोगों की इस दुनिया में, बोलूं बच्चों? बच्चों नहीं बोलना है तुम लोगों को, बोलूं बूढ़ो? हाँ,
फाइंड लेंथ ऑफ स्क्रीन, find length of the screen in which the image of given object O will be visible. Find length of screen in which the image of object O will be visible. या फिर in which मत करना, from which कर देना, from which object of image of object O will be visible. हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, कितने आसानी से इस सवाल को करना है। देखो, यानी कि कुल मिला के फील्ड ऑफ व्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फील्ड ऑफ व्यू की। तो हमने क्या किया, यहां से दो रे, एक रे लिया ये वाले एंड पे, ये मान लो यहां पे हो गया नॉर्मल, और ये भाई साहब टकराने के बाद चले गए इधर। ठीक, एक रे लिया हमने इस वाले एंड पे, ये हो गया इसका नॉर्मल, और ये रे मान लो टकराने के बाद चला गया इधर, इधर की तरफ। इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो बिल्कुल हमें मिल जाएगा बहुत बढ़िया वाला इमेज आई। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद आता है बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ मैथमेटिक्स, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स। ये डिस्टेंस d था, ये डिस्टेंस d था, तो क्या ये डिस्टेंस भी d होता? ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से सेम डिस्टेंस पे रहेगा? हाँ ना बोलते जाओ ताकि मुझे पता लगे तुमको समझ में आ रहा है। ये d, ये d, ये d। एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं कुछ y, यहां से लेके यहां तक मान लेता हूं मैं y। अब ध्यान से ऊपर वाले पोर्शन को देखो, नीचे वाले को भूल जाओ। ऊपर वाले पोर्शन को देखो, क्या तुमको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। क्या तुमको दिख रहा है? चलो तुमको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बनाता हूं। मान लो कि ऐसा कहानी है, ये है, ये है, ये d है और ये d है, तो ये कितना, ये 2d है ना बच्चों? ये 2d है, ये d था। ठीक, ये वाला लेंथ कितना गिवन है? l, ये l है, और हमने इसको कितना माना है बच्चों? y। तो क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है देख के? तो सिमिलर ट्रायंगल्स में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों बताओ? ये वाला इसका साइड डिवाइडेड बाय इसका साइड, y डिवाइडेड बाई l मस्ट बी इक्वल टू इसका ये बड़ा वाला साइड 3d डिवाइडेड बाई इसका ये छोटा वाला साइड d। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? पहले ये बताओ। दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। सिमिलर ट्रायंगल में अप्लाई कर दिया, d ने d को मार दिया, तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों? 3l। अब ये तो आधा निकला है तो नीचे भी 3l होगा, ऊपर y तो नीचे भी कितना? y। तो टोटल लेंथ स्क्रीन पे कितना आया? लेंथ ऑफ स्क्रीन, बस खत्म, आंसर यही आंसर है, 2 × 3l। यानी कि 6l लेंथ स्क्रीन पे इसका इमेज आपको दिखाई देगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत हुआ तो? नहीं हुआ तो नोट करो। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायग्राम एकदम प्यार से बनाना है, बढ़िया डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के बाद सारा खेल है सिमिलर ट्रायंगल का। दो ट्रायंगल ढूंढो, सिमिलरिटी कंडीशन लगाओ, जो अननोन है अपने आप निकल के आ जाएगा। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद। चलिए जी अगले सवाल की तरफ चलें। अरमान, बिरयानी कब मिलेगा बे?
कितना हरामी है बे तू। लॉकडाउन था तेरा अभी तक। सबका जवाब मिलेगा बच्चे, रुक जाओ। अच्छा खुल रहा है, अगले वीक देखते हैं। मिटाऊं? हाँ ना कुछ बोल दो, मिटाऊं या नहीं। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। सवाल को पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। जल्दीबाजी का काम शैतान का, हम इंसान हैं। अबे कितने गया, कितने गया, कितने गया। हाँ क्या क्या है सवाल में। ये स्क्रीन है, उसके बाद यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। मिरर का लेंथ दिया हुआ है बच्चों 2 मीटर। 2 मीटर का मिरर लगा है, और यहां से 1 मीटर नीचे, 1 मीटर नीचे इस वाले लाइन पे कहीं ऑब्जेक्ट रखेगा। वो ऑब्जेक्ट रखा है उसने यहां से इधर, यहां पे कहीं, और थोड़ा इधर, यहां कहीं, यहां से 4 मीटर पे, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर ऑब्जेक्ट से स्क्रीन का। और कुछ दिया भाई? और कुछ दिया तुमने? नहीं दिया। बोला कि उसने यहाँ पे एक बंदा है। किसको ले लूं? यहाँ पे एक आदमी है, एक आदमी है यहाँ पे। कुछ नाम दे दो इसका, चलो कैरी मिनाटी है अपना, मान लो कैरी मिनाटी। ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका स्पीड दिया हुआ है बच्चों 2 मीटर पर सेकंड का। सवाल देख के डरना नहीं है। ये स्क्रीन के अलोंग धीरे धीरे चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो सवाल आपका है कि, पहले डायग्राम बनाओ फिर सवाल बोलता हूं। वो करम खुदाया है। मिरर 2 मीटर का है, उसके नीचे 1 मीटर नीचे ये लाइन है जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से 4 मीटर पे, और यहां से 2 मीटर पीछे स्क्रीन लगा हुआ है। यहां पे कैरी मिनाटी है अपना, ये स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा है, स्क्रीन के अलोंग 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक। तो सवाल आपका यह है कि फाइंड द टाइम ड्यूरेशन, find the time duration for which Carrie Minati will see the image of object O। हाँ जी, सवाल था find the time duration for which Carrie Minati will see the image of object O। यानी कि इधर चलते हुए वो कितने टाइम के लिए इसके इमेज को देख पाएगा। क्या आपको सवाल समझ में आया? चलो चलो ट्राई करोगे? चलो मुबारक है तुम्हें कि तुम, ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना, तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस डरना मत। चलो फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, काम वही करना है बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू के बाद कहानी सिमिलर ट्रायंगल में जाएगा, वही चीज। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे,
दिल पे चले ना कोई जोर रे। अरे हो कि भाग गए, सुनाई दे रहा है? चलो देखो इधर, सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर आओ। तो सर फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या करना होता है सर, एक लाइन इस वाले कॉर्नर पे, यहां से सर नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप, ये लाइन इधर गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद सर इधर कहीं आ जाता। बहुत बढ़िया सर, एक लाइन सर आप ड्रॉ करो, एक रे इस वाले एंड पे, ये गया, और यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया तो जितने पे आया था उतने पे रिफ्लेक्ट होके चला जाता इधर की तरफ। तो क्या ये होता बच्चों इसका फील्ड ऑफ व्यू? सबको दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, अब आ जाओ, इनको पीछे बढ़ाते हैं, इनको पीछे बढ़ा लो आप। इधर गया, ये इधर गया, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इधर कहीं बनना चाहिए था, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। चलिए मान लो इमेज यहां बन गया, यहां पे दोनों इंटरसेक्ट हुआ, आई। अब आ जाओ कहानी पे। ट्रायंगल दिख रहा है किसी को? ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इधर बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ये वाला ट्रायंगल मैंने उठाया है, ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल, जिसमें ये था 1 मीटर, ये 1 मीटर है बच्चों, ये 4 मीटर है, तो क्या ये भी 4 मीटर होगा, इमेज भी? तो ये हो गया 4, और यहां से ये स्क्रीन कितना दूर हो गया, 4 + 2, ये 6 हो गया, और इसको मान लेता हूं मैं y। बोलिए कोई दिक्कत? इसको y मान लिया, इसको y, यहां से लेके यहां तक। आइए, तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ, y/1 मस्ट बी इक्वल टू, इसका बड़ा वाला साइड हो गया 10 डिवाइडेड बाय छोटा वाला हो गया 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? हाँ, तो ये हो गया 5/2। एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे कर लेने दो, फिर अपना डाउट पूछना तुम, ठीक है? या फिर मिला लेना तुमने जो किया है। तो ये आ गया बच्चों 5/2 मीटर। अच्छा, क्या तुमको ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये वाला? अरे ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या तुमको दिखाई दे रहा है? इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, जिसको दिक्कत हो कृपया पूछना, पहले समझो। ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया मैंने, और इसमें ये वाला एक लाइन खींच रहा हूं, है जरा बताओ, ये वाला लेंथ देखो, ये तो 4 है अभी भी, ये 4 है, और ये अभी भी बच्चों 4 + 2 6 है, ठीक? ये वाला हाइट इस बार कितना हो गया, 1 प्लस मिरर का हाइट 2, यानी कि ये 3 हो गया, और इसको कुछ मान लेता हूं y1, इस वाले बड़े वाले साइज को मैंने y1 मान लिया, ये पूरे को। तो जरा बताओ मुझे फिर से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल में मैंने लगाया y1/3 मस्ट बी इक्वल टू, इसका साइड हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 ने 3 को मार दिया, y1 का वैल्यू कितना आया, 10। अरे बोलो, किसी को दिक्कत यहां तक? अब जरा सोचो, ये पूरा y1 है बच्चों, ये पूरा y1 है, यहां से लेके यहां तक ये y1, और ये है y, तो क्या ये वाला लेंथ y - y, y1 - y होता? बोलो ना, ये y1, ये y, तो ये हो गया कितना, y1 - y। तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू निकल के आता हमारा y1 - y, फील्ड ऑफ व्यू y1 - y, यानी कि कितना, 10 - 5/2, कितना, 15/2, 20 - 5, 15/2 मीटर। 10/4 है कहां पे, 6 + 4 10 डिवाइड, ओ अरे 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 पहले बोला करो। 10/4 अभी ठीक है क्या? तो y1 कितना आएगा, 30/4, 30/4 मतलब 15/2, तो ये हो गया बच्चों 15/2 - 5/2, कितना आ जाएगा,
5 मीटर। अब ठीक आ रहा है? अब जरा सोचो, ये 5 मीटर का व्यू है, 5 मीटर के लिए उसको दिखाई देगा, और वो किस स्पीड से जा रहा था बच्चों? हमें ये नहीं निकालना था कि कितने लेंथ में दिखाई देगा, हमें निकालना था कितने टाइम में दिखाई देगा। तो इसका लेंथ आया बच्चों 5 मीटर, और वो किस स्पीड से जा रहा था? कांस्टेंट स्पीड था उसका 2 मीटर पर सेकेंड। तो जरा बताओ, इस वाले एरिया को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम, तो टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी कि डिस्टेंस निकल के आया 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2.5 सेकेंड के लिए उसको इमेज दिखाई देगा। अब किसको किसको डाउट है पूछो। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत सिंपल है, हालांकि 2 बार सिमिलर ट्रायंगल लगाया और कुछ नहीं किया। जिसको भी डाउट है पूछो, पहले मैं समझाता हूं फिर से। एल ले, किसी को डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया? अरे सब, हाँ समझदार है सब, नहीं? बहुत बढ़िया। अरे मेडिकल वालों, मैडम समझ में आया क्या आप लोग को? सबको? बहुत बढ़िया। चलिए नोट करें, नोट करें। तो हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली ये फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ निकाला और उसको उसके स्पीड से डिवाइड कर दिया, तो हमको पता लग गया कि इतने टाइम के लिए उसको, जब ये इधर से इधर झूमता हुआ जा रहा होगा, तो 2.5 सेकेंड के लिए उसको इसका इमेज दिखाई देगा इस ऑब्जेक्ट का। तुम लोग थक जाओ तो मुझे बता देना। ओह शिट, इलाका है बे। मिटाऊं? नेक्स्ट कौन सा सवाल उठाऊं मैं? चलो बहुत सिंपल सवाल उठाते हैं। मिटा दूं ना? हो गया सबका? चलो, भूख लग जाए तो बता देना भाई, जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। भूख लग जाए तो बता देना कि सर भूख लग गया, रहने दो, अब खाने का टाइम हो गया। चलिए, कुछ कुछ तो बैठ के खा भी रहा होगा। अगला सवाल कुछ ऐसा है कि बिल्कुल घर जैसा है। एक मिरर दिया हुआ है, ऐसा, इतना ही बढ़ा लेता हूं, और यहां से 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर, यहां पे एक टॉर्च लगाया हुआ है बच्चे, ऐसा टॉर्च है, ये टॉर्च, आंख नहीं है, टॉर्च है। और इधर है स्क्रीन, ये, और मिरर का लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। डायग्राम बनाओ बढ़िया से, सुंदर डायग्राम। 2 मीटर दिया हुआ है मिरर का लेंथ, और बस बाकी सवाल क्लियर है। सवाल कैसा, क्या है सवाल, अंदाजा लगाओ। हाँ हाँ, तो स्क्रीन में कितने पार्ट पे ब्राइट मतलब तुमको दिखाई देगा? समझ रहे हो बात को? टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च का इमेज बनेगा, और उस इमेज के कारण, इमेज क्या, ब्राइट मतलब ब्राइट पाथ, तो आपको बताना है स्क्रीन में ब्राइट पाथ का लेंथ कितना होगा, यानी कि बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू निकालना है बच्चे, और कुछ नहीं करना है। सवाल लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्राइट पाथ ऑन द स्क्रीन। फाइंड द लेंथ ऑफ ब्राइट पाथ ऑन द स्क्रीन। सिंपल फील्ड ऑफ व्यू का सवाल है, ये सबसे बनना चाहिए बच्चों, बता दे रहा हूं मैं। बिल्कुल वही करना है जो अभी तक कर रहे हैं हम। फाइंड लेंथ ऑफ ब्राइट पाथ ऑन द स्क्रीन। बताओ, सबका आंसर आना चाहिए एकदम बढ़िया से। ये आंसर ला दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तुमको।
अगर तुम साथ हो। फोर मीटर। और कोई सपोर्ट करेगा क्या इसको? बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए देखिए, एक तो सर ये एक्सट्रीम पे गया और यहां से नॉर्मल गया है तो सीधा रिफ्लेक्ट हो गया इधर की तरफ। एक यहां से ले लिया सर इस वाले एक्सट्रीम पे, ऐसे गया, यहां पे ड्रॉ किया हमने नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इधर चला गया। और जब हमने दोनों को एक्सटेंड किया पीछे की तरफ तो सर इधर कहीं इसका इमेज बन गया। अगर ये 1 मीटर था तो ये भी 1 मीटर, ये बन गया इसका इमेज। आइए, ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? चलिए फिर से बना लूं मैं। ऐसा वाला ट्रायंगल है सर, ये ट्रायंगल है, बन गया। ये हमको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, ठीक। और क्या क्या दिया है देख लो, ये लेंथ 2 मीटर दिया हुआ था, ये 1 मीटर दिया हुआ है और ये भी 1 ही होगा, हमें पता है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया बच्चों, है कि नहीं? बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड x डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड 2 मस्ट बी इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड 2 डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का ये साइड 1। x का वैल्यू कितना आ गया? बच्चों वाला सवाल है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो इस सवाल में कोई दम नहीं है, ऐसे सुन के लगेगा पता नहीं क्या होगा। x इक्वल टू 4 मीटर। किसी को कोई तकलीफ? अरे किसी को कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है? मिटाऊं मिटाऊं? थोड़ा सा खतरनाक सवाल दूं? चलो थोड़ी देर बाद देता हूं। अच्छा, एक 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 कॉन्सेप्ट तो है, सुना होगा कि जैसे मेरा हाइट है सपोज 6 फीट का, तो मुझे अपना पूरा इमेज देखने के लिए कम से कम कितना लेंथ का मिरर चाहिए मिनिमम? हाँ, मुझे अपना पूरा हाइट देखना है, पूरा पूरा मतलब फुल इमेज दिखाई देना चाहिए, तो कम से कम कितना लेंथ का मिरर होना चाहिए अगर मेरा हाइट 6 फीट है तो? मेरे हाइट के बराबर। अच्छा, हाइट का हाफ, बहुत बढ़िया, आधा। आधा हाइट का चाहिए होता है बच्चे, कम से कम आधा में भी तुम अपना पूरा इमेज देख सकते हो। चलो एक सवाल करा देता हूं मैं इसी पे, अभी क्लियर हो जाएगा, तुम खुद ही कर लोगे, कुछ नया चीज नहीं है। लिखो, सवाल के फॉर्म में करा देता हूं। एक मिरर है इधर और यहां से d डिस्टेंस पे मान लो कि मैं खड़ा हूं, मैं मतलब मैं नहीं, अपना कैरी को ले लेते हैं, किस दिन काम आएगा, है कि नहीं। इसका हाइट दिया हुआ है h और इसकी आंखें जो हैं वो इसके टॉप पे है, हेड पे है, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसकी आंखें इसके टॉप पे है, ठीक है, लिखा दूंगा मैं। तो सवाल कुछ ऐसा है कि ये मिरर है, बताओ मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, मिनिमम लिखो नीचे सवाल, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, find the minimum length of mirror required to see the full image, to see the full image of carry by carry. Find minimum length of mirror required to see the full image ऑफ कैरी बाई कैरी। नीचे लिख लेना ब्रैकेट में, एज्यूम आईज आर ऑन द हेड, आईज आर ऑन द टॉप,
एज्यूम आईज आर ऑन द टॉप, यहां पे इसकी आंखें हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसे होती तो नहीं है लेकिन ऐसा हम मान रहे हैं कि आंखें जो हैं यहां पे है। सुनो, बात को ध्यान से सुनो, सुन रहे हो? अब देखो आंखें यहां पे हैं, तो बेसिकली इसकी आंखों तक हर रे पहुंचना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। अगर टॉप और बॉटम दिख गया तो बाकी तो दिख ही जाएगा। तो टॉप वाले के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, यहां से रे निकला, रिफ्लेक्ट होके वापस इसकी आंखों में आ गया, एक रे तो यही ले लो। दूसरा क्या है, इसके पैरों से निकलने वाला जो रे है वो भी इसकी आंखों तक पहुंचना चाहिए। अरे बोलो, देखना इसकी आंख को है ना, तो इसके पैरों से निकलने वाला रे रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों तक पहुंचना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो मान लो कि इसकी पैरों से रे निकला कुछ ऐसा, ये वाला रे नहीं ले रहा हूं मैं, ये वाला रे लूंगा तब तो पूरा मिरर आ जाएगा, ये नहीं ले रहा हूं मैं, मिरर को छोटा कर रहा हूं। मान लो इतना मिरर चाहिए मुझे, इतना ही मिरर मुझे चाहिए, लेट अस एज्यूम इसका कुछ लेंथ भी ले लो तुम, चलो वाई, मुझे इतना ही मिरर चाहिए और इस वाई का लेंथ निकालना है। तो मैंने इस वाई के एक्सट्रीम पे यहां पे आके एक इसके पैरों से रे निकला और मान लो कि ये रे रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों तक पहुंच गया, ऐसा कुछ हुआ। तो क्या होगा, इस वाले का इमेज इधर बन जाएगा और इसका इमेज इधर बन जाएगा और इसको अपना पूरा का पूरा इमेज दिखाई दे देगा। अगर ये h है तो ये भी h है। अब ध्यान देना, मुझे y का वैल्यू निकालना है कि ये मिनिमम लेंथ मिरर का कितना चाहिए होता है। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाने वाला बच्चे, ये अगर d है तो क्या ये भी d होता? आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, सबसे पहले ये बताओ, ये y निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा वाला ऊपर वाला, ये वाला ट्रायंगल क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये h था, इसमें ये वाले को हमने y माना था, है ना, ये d था, ये d था, यानी कि इधर भी d है और इधर भी d है। तो जरा देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल, सिमिलरिटी कंडीशन लगा रहा हूं, h डिवाइडेड बाई y मस्ट बी इक्वल टू क्या बच्चों, 2d डिवाइडेड बाई d। तो d ने d को मार दिया, y को उधर भेजो, 2 को इधर लाओ, तो y का वैल्यू कितना आ गया, h बाई 2। यानी कि मिनिमम लेंथ मिरर का कितना चाहिए होता है बच्चों, जितना अपना हाइट है उसका आधा। यानी कि अगर मैं 6 फीट का हूं तो मुझे अगर 3 फीट का मिरर मिल जाए तो मैं अपना इमेज पूरा देख सकता हूं। यह सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, समझ रहे हो बात को? नोट करें। इसी सवाल में हम थोड़ा चमत्कार कर सकते हैं। अगर ये लिखना हो गया है तो बताओ दूसरा सवाल लिखूं मैं, इससे थोड़ा बढ़िया लिखा जाए? आइए, ठीक है भाई, रुक जाता हूं। ड्रॉ करें सवाल। चलो देखो, एक मिरर है, प्लेन मिरर, इसमें d डिस्टेंस पे मान लो यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका लेंथ है, कितना लेंथ है भाई, 100 सेंटीमीटर का। यह है 100 सेंटीमीटर।
इस आदमी का लेंथ दिया है 100 सेंटीमीटर, और इस बार दिक्कत ये है, ये आईज है उसके बच्चे, उसका जो आईज है ऊपर से 20 सेंटीमीटर नीचे है। सवाल समझ में आ रहा है? आदमी है 100 सेंटीमीटर का, लेकिन इस बार उसकी आंखें टॉप पे नहीं है, 20 सेंटीमीटर नीचे हैं। आपका सवाल फिर से वही है, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फुल इमेज। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर to see the full image, to see the full image. Assume eyes are 20 centimeter below the head. Assume eyes are 20 centimeter below the head. चलो ट्राई करो तो। Assume eyes are 20 centimeter below the head. सवाल वही था, वहां पे आंखों को हमने टॉप पे लिया था, यहां पे आंखें नीचे हैं, जहां पे आदमी की होती हैं, ऑब्वियसली माथे पे तो होती नहीं है, थोड़ी नीचे होती हैं। तो एक्चुअल कहानी ये है। चलो बता दो जरा, बना पाओगे? कोशिश करो। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इसके माथे से निकलने वाला रे इसके आंखों तक आना चाहिए, इसके पैरों से निकलने वाला रे भी इसके आंखों तक आना चाहिए, यही ना? रे डायग्राम बनाना अच्छे से, थोड़ा बढ़िया से। इस बार पूरा मिरर नहीं लेना है बिल्कुल। मान के चलो ये इसकी पैर हैं, इसके पैर, तो इसके पैरों से निकलने वाला एक रे उठाओ और लेट अस एज्यूम कि ये रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों में पहुंच गया, ऐसे, ठीक। और इसके माथे से निकल, पूरा इमेज देखना है नीचे से ऊपर तक, ऐसा नहीं है इतना ही देखना है, इस बार ऊपर से नीचे तक पूरा देखना है। तो मिनिमम चेंज चाहिए तो सीधा वाला लाइन मत लो, तुम एक काम करो, मिरर को थोड़ा छोटा करो। मान लो इसके माथे से एक रे निकला और कुछ इस तरह से निकला कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस ये भी इसकी आंखों में पहुंच गया, ऐसे। तो आप क्या देखोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो एक इमेज बन गया इसके माथे का यहां पे, और अगर इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ये इमेज बन गया इसका पैरों का। तो ये रहा इसका मिरर का लेंथ, यानी कि अगर इसको इतना मिरर मिल जाए, ये वाला लेंथ, तो वो अपना पूरा इमेज देख पाएगा। डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? फिर से बोलता हूं, देखना, ये इसकी आंखें हैं, तो इसके पैरों से निकलने वाला रे मान लो यहां टकराया, इसकी आंखों तक पहुंच गया, और इसको अपना सर भी देखना है, तो इसके सर से निकलने वाला रे मिरर पे आया, टकराया और वापस इसके यहां पे पहुंच गया, आंखों पे। तो इसके सर का इमेज इधर बन जाएगा और इसके पैर का इमेज इधर बन जाएगा, और ये आदमी इसको पूरा का पूरा दिखाई दे देगा, ऐसे। और ये रहा मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ये मुझे निकालना है बच्चों। इसको कुछ मान लेता हूं मैं y, इसको मान लिया मैंने y। चलिए शुरू करें कहानी। डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत? अगर ये D तो ये भी D। आइए सबसे पहले ये नीचे वाला ट्रायंगल उठाता हूं बच्चों, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान दें, ये वाला ट्रायंगल। तो सर ये ट्रायंगल कुछ दिखने में ऐसा है, बिल्कुल घर जैसा है। ये उठाया, ये है, ये D है, ये D है। एक काम करते हैं, इसका लेंथ तो हमें पता है बच्चों, ये 80 है क्या? ये 80 है, तो ये हो गया बच्चों 80। ये D, इसको कुछ मान लेता हूं, इसको y1 मान लेता हूं। लेट अस एज्यूम दिस इज y1। तो जरा लगाओ सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। बड़ा वाला ट्रायंगल का 80,
डिवाइडेड बाई छोटा वाला ट्राइंगल का y1 मस्ट बी इक्वल टू बड़ा वाला ट्राइंगल का 2d डिवाइड बाई छोटा वाला ट्राइंगल का d। d ने d को मारा, y1 का वैल्यू कितना बच्चों, y1 उधर गया, 2 इधर आया, 80/2 कितना 40 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया। कौन सा निकाल लिया, ये, इसको y1 बोला है मैंने, y1 यहां से लेके यहां तक, ये मैंने निकाल लिया y1। अब देखो जरा ऊपर ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको, अरे लिखना मत कुछ भी, अभी बोर्ड पे देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ये वाला, अरे हाँ ना तो बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वही वाला ट्रायंगल लिया मैंने, ये देखो ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा था सर, ये रहा, ये D था, ये भी D था, तो इधर D है इधर D है, इसको कुछ नाम दे देता हूं बच्चों y2, ये वाला नाम दे देता हूं मैं y2, ये वाला छोटा वाला, तो ये हो गया y2। ओके, और क्या ये वाला 20 था, ये वाला, चलिए फिर से वही कहानी, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, तो 20 डिवाइडेड बाई y2 मस्ट बी इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई d, 2d डिवाइडेड बाई d। d ने d को मारा, जरा बताओ y2 कितना आएगा बच्चों, 20/2 कितना 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें y2 y1 नहीं निकालना है, हमें तो y निकालना है, लेंथ ऑफ मिरर। तो y2 निकल गया, y1 निकल गया, तो 100 में से, ये टोटल 100 था ना, ये 100 था, तो 100 में से y1 और y2 को हटा दूं तो क्या लेंथ ऑफ मिरर y आ गया, तो y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 100 माइनस y1 प्लस y2, कितना आएगा बताओ आंसर, 100 माइनस 40 प्लस 10 यानी कि 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर का मिनिमम मिरर अगर उसको मिल जाए तो वो भी अपना पूरा इमेज देख सकता है। बात समझ में आई। नोट करो। मेडिकल वालों कोई दिक्कत किसी को, कुछ दिक्कत हो तो शर्माना मत, बोल देना। तुम लोग अगर ये सब सवाल कर लोगे ना, मेडिकल का सवाल उड़ा दोगे तुम लोग, टेंशन मत लो, एकदम फूंक दोगे तो उड़ जाएगा, इसलिए एकदम परेशान मत होना। हाँ, नहीं समझ में आए तो पूछना जरूर। सारा खेल है रे डायग्राम का और उसके बाद सिमिलर। मिरर का पोजीशन अलग हो सकता है बच्चे, ठीक है ना, मुझे मान लो आधा 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 लेंथ का मुझे मिरर चाहिए, तो हो सकता है यहां रखूं यहां रखूं यहां रखूं, समझ रहे हो बात को, उसका पोजीशन डिपेंड करेगा, बट आधे मिरर में मैं अपना पूरा देख सकता हूं, ये कहानी है। तो पोजीशन बिल्कुल अलग हो सकता है मिरर का। हम लेंथ ऑफ मिरर में इंटरेस्टेड हैं कि हमको मिनिमम मिरर का लेंथ कितना चाहिए। और कोई ये भी सवाल पूछ सकता है कि मिनिमम मिरर को कितना ऊपर से कितना नीचे रखना है या नीचे से कितना ऊपर रखना है, तो नहीं बता दोगे क्या, अरे बता तो दिया, y1 निकल गया 40, यानी कि इसको हमें अपने पैर से 40 सेंटीमीटर ऊपर रखना है। समझ में आया कहानी। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि मिरर को बताओ जमीन से कितना ऊपर रखने से हमको ये वाले मिरर में अपना पूरा इमेज दिखाई देगा, तो 40 सेंटीमीटर में। ऊपर से कितना नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे रख दो, 50 सेंटीमीटर का मिरर को पूरा इमेज दिख जाएगा। समझ में आ रहा है बात। एक होमवर्क दूं, ट्राई करोगे, ईमानदारी के साथ ट्राई करना, मजा आ जाएगा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या। यही तो मजे वाली बात है, फर्क पड़ा सिर्फ मिरर के पोजीशन पे। यानी कि सवाल कोई पूछे कि कितना लेंथ का मिरर चाहिए, तो हमेशा कितना आंसर होगा बच्चे, आधा। चलो एक होमवर्क लिखता हूं तुम्हारे लिए, बहुत ईमानदारी के साथ घर पे ट्राई करना है आपको, बहुत ईमानदारी के साथ, और जिसका आंसर आ जाए बहुत बढ़िया, समझ जाओ उसका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है। मैं जितने सवाल कराऊंगा याद रखो, एक से बढ़कर एक सोना है सब। अगर तुमने सही से कर लिया तो तुमको जिंदगी में कुछ और करने की जरूरत नहीं, ऑप्टिक्स तुम्हारा हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा कि मैं वैसे ही पढ़ाऊं। ये मिरर है और यहां पे दो आदमी है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटे वाले को कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये छोटा वाला जो है कैरी मिनाटी है,
ठीक है, ये है यहाँ से 2 मीटर पे है, और जो बड़ा वाला आदमी है वो यहाँ से फिर 2 मीटर आगे है। बड़े वाले को क्या नाम दे दें? बीबी बी हाँ बीबी बोल देते हैं इसको, भुवन बाम। और इसका लेंथ है बच्चे, इसका था 1 मीटर का लेंथ कैरी का, और बीबी इससे लंबा है तो इसको हम 2 मीटर का दे देते हैं लेंथ। ठीक है, और आइज को, दोनों के आइज को हेड पे कंसीडर करना है, बिल्कुल आइज आर ऑन द हेड, कहीं ब्रैकेट में लिख लेना। सवाल ये है इस बार, ये जो बीबी है मतलब भुवन बाम, बीबी मतलब बीबी नहीं, भुवन बाम जो है ये कैरी का फुल इमेज देखना चाहता है। ठीक है, तो इसको मिनिमम लेंथ का कितना मिरर चाहिए? कैरी को देखना है अपना इमेज नहीं, किसका इमेज, सॉरी बीबी को, भुवन को देखना है कैरी का इमेज, अपना इमेज नहीं देखना है। तो आपको बताना है मिरर का कितना मिनिमम लेंथ हो। तो आप सवाल लिख लें लैंग्वेज में एक बार, ये डायग्राम बनाने के बाद। फाइंड हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, फाइंड हाइट ऑफ द मिरर required to see the image of Carrie by BB, to see the image of Carrie by BB। ब्रैकेट में लिख लेना, assume eyes of BB are on the top of his head, eyes of BB are on the top of his head, assume eyes of BB are on the top of his head। सवाल समझ में आ गया सबको? बना लोगे? देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे बना पाओगे कि नहीं। चलो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। समझ में आया क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं? पढ़ाऊं, कंटिन्यू करूं कि छोड़ दूं? नहीं समझ में आया तो भी बोल दो, शर्माओ मत। ठीक है चलो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार रिवाइज करके जरूर आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? भूल मत जाना जितना पढ़ाया आज। ठीक है चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, हाँ नेक्स्ट सैटरडे। ओके बाय बाय।